दोस्तों, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। आज हम लोग लूसेंट सीरीज के 5वें वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो 4 वीडियो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है लूसेंट हिस्ट्री के नाम से, और बना दिया गया, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए 2 ज़रूरी सूचना है। पहला सूचना है कि अगर आप बीएड या बीएड कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेटेस्ट क्रैक सीटेट बाय शिवम झा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सीटेट से संबंधित हर सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही है और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की डाउट है तो इस चैनल पर जाकर अपनी डाउट को समाधान में बदल सकते हैं। और इस चैनल पर शिवम झा के द्वारा संपूर्ण सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग एक बार इस चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। इस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी सूचना है कि जल्द ही आप लोग के लिए करंट अफेयर भी लाया जा रहा है इस चैनल के द्वारा, जो डेली तो नहीं होगा लेकिन साप्ताहिक जरूर होगा। हर एक सप्ताह का वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो आप लोग के लिए आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप एग्ज़ाम का सीज़न शुरू होने वाला है, दरोगा बहाली आने वाला है, उसके बाद 69 बीपीएससी का पीटी होने वाला है। तो इस सब के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों के द्वारा एक करंट अफेयर का सीरीज भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि 5वां वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है। इससे पहले हम लोग 12 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। अब 13वां चैप्टर है मगध राज्य का उत्कर्ष। जब हम लोगों ने जनपद के बारे में पढ़ा था तो उसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिला था अंगूतर बौद्ध धर्म के अंगूतर निकाय में। उस अंगूतर जनपद में सबसे पहले मगध जनपद के बारे में बताया गया था। आज हम लोग उसी मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मगध जनपद के बारे में। तो मगध जनपद के बारे में कहा जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था। मगध जनपद के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी गिरिवज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता थी। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक। अब हम लोग मगध जनपद में सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। इससे पहले जो भी राजा आते थे वह प्रशासनिक सेवा पर बल नहीं देते थे कि राजकाज को कैसे चलाना है, इस सब पर वो बल नहीं देते थे। और यह बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि 544 ईस्वी में 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे वो गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार ने वृद्धरथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया गया। जो अंग एक 16 जनपद का एक जनपद होता था, जो अंग उसे भी जो बिंबिसार था जो उसे वृद्धरथ से हराकर अंग जनपद में मिला लिया गया। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कराकर अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार जो वह राजगिरी का निर्माण करवाया था। बिंबिसार राजगिरी का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ये ध्यान रखिएगा कि राजगिरी को किसने निर्माण करवाया। तो राजगिरी को बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था उन्होंने निर्माण करवाया, अपनी राजधानी भी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया, जैसा कि बताया गया है। मगध क्या कहते हैं, ये हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, वह मगध साम्राज्य पर 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह बताया गया है।
उसके बाद कहता है महात्मा बुद्ध की सेवा में यानी महात्मा बुद्ध जो थे वह बिंबिसार के समकालीन थे। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इस प्रकार से एक नया क्वेश्चन निकलता है कि जीवक का बिंबिसार का दरबारी वैद्य कौन था? तो बिंबिसार का दरबारी वैद्य जीवक था जिसे भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो पहला बात है कि बिंबिसार का क्या कहते हैं जो राजवैद्य कौन था? तो जीवक था और महात्मा बुद्ध की सेवा में उन्हें भेजा था। दूसरी बात है कि अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उनकी इलाज के लिए भी उन्हें भेजा था। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार ने प्रशासन वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके शादी विवाह करके भी अपने साम्राज्य को विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से, उसके बाद वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब जो अभी का पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ये भी ध्यान रखिएगा। तीन राजकुमारी से शादी किए थे। पहला हुआ कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से महाकौशला से, दूसरा वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करके उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। कौन? बिंबिसार। उसके बाद कहता है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। यानी कहने का मतलब है कि बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु, जिन्होंने उनकी हत्या करके बिंबिसार की हत्या करके और वह 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन? अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करके। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जाकर वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उनके पिता 52 वर्ष तक और अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद कहता है कि 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उन्होंने जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह जैन धर्म के अनुयायी था। उसके बाद कहता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। और उसके बाद कहता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो इस प्रकार हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन हुआ? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन और उदयन का पुत्र हुआ नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम
संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक हर्यक वंश का नागदशक था। ध्यान रखिएगा, इस बात को पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद कहता है कि नागदशक को अब उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी कहने का ये तात्पर्य निकल होता है कि नाग दशक के उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में 412 ईसा पूर्व में उसे हराकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। अब शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली बना लिया, जहां हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी ग्रीवरिज को बनाया था। उसके बाद उसके तृतीय राजा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जब शिशुनाग वंश का स्थापना होता है तो शिशुनाग वंश ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर वैशाली में स्थापित किया। उसके बाद कहता है कि शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा कालाशोक था, जिन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति भी करवाया था। तो इन्होंने अपनी राजधानी को फिर से वापस जो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। इससे पहले उनके पिता जो थे वह राजधानी वैशाली में बनाए थे और वहीं कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में करवाए थे। लेकिन जब वो राजा बनते हैं तो अपना जो राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः शिफ्ट कर देते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। आप लोग एक तरह का एक चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और इस वंश के संस्थापक और अंतिम राजा के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाता है। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक और अंतिम राजा, तो हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार, अंतिम राजा नागदशक। उसके बाद पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग और अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। मगध साम्राज्य का तीसरा वंश जो हुआ वह हुआ नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंदन था, जो नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। ये ध्यान रखिएगा कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। आप लोग एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा। अगर चार्ट नहीं बनाइएगा तो आप लोग भूल जाइएगा या फिर आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। ये जब पढ़िएगा तो क्या होगा कि जब शिशुनाग वंश का संस्थापक आपको हर्यक वंश में घुस जाएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक घुस जाएगा आपको नंद वंश में। तो इसीलिए आप लोग जो है एक चार्ट बना लीजिएगा, और चार्ट बनाकर जब आप पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और इस पर मगध साम्राज्य पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नंद वंश के जो अंतिम राजा थे, जो घनानंद, वह सिकंदर महान के समकालीन थे। उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना किया। इस प्रकार अब हम लोग चौथे वंश पर आ गए। चौथे वंश, मगध साम्राज्य का चौथा वंश कौन सा हुआ? तो मौर्य वंश। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले सिकंदर महान के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे मौर्य वंश के बारे में। अब कह रहा है सिकंदर महान के बारे में देख लेते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हीं के बारे में इतिहास में भी पढ़ा जाता है। तो सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था।
सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, यानी सिकंदर महान के जन्म से 3 साल पहले वो मकदूनिया के शासक बने और उनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। किनका? फिलिप का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। कौन? सिकंदर महान भारत के पर विजय यात्रा, अभियान शुरू किया। उसके बाद कहता है कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। उसके बाद कहता है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिकंदर जब स्थल मार्ग से जब भारत में प्रवेश करेगा तो उसे पंजाब होकर ही आना पड़ेगा, और पंजाब होकर आना पड़ेगा तो उस समय पंजाब में पोरस राजा थे और उनसे युद्ध करना पड़ा। उसके बाद कहता है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी की तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर जब पहुंचा तो झेलम नदी को पार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसका सिकंदर ने स्थल मार्ग के द्वारा, तो उन्होंने, अब सिकंदर ने कहा कि भारत तो प्रवेश करना है, तो उन्होंने स्थल मार्ग के द्वारा 525 ईस्वी में 325 ईसा पूर्व में वह भारत से लौट गया। जब उनके सेना ने हथियार डाल दिया कि हम लोग कहते झेलम नदी को, ब्यास नदी को नहीं पार करेंगे, तो उन्हें वापस जाना पड़ गया, भारत से वापस जाना पड़ गया। उसके बाद सिकंदर की हत्या 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिकंदर महान की हत्या 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। उसके बाद कहता है कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। जल सेनापति का नाम निर्याकस था। उसके बाद कहता है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम बहुकेफला था और इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर बसाया। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सिकंदर महान के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे और उनके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, और उन्होंने पंजाब के पंजाब के शासक पोरस के साथ उन्होंने हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध किया, और उसके बाद उनकी हत्या जो है 323 ईस्वी में हुआ और 33 वर्ष की वर्ष की अवस्था में हुआ। उसके बाद उन्होंने उनकी सेनापति का नाम, जल सेनापति का नाम निर्याकस था। ये 3-4 फैक्ट अगर आप सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हैं तो आपको हमेशा याद रखना ही होगा। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इसके मौर्य साम्राज्य से अगर प्राचीन भारत का क्वेश्चन होगा तो मौर्य साम्राज्य से जरूर पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था।
आपको ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के द्वारा एक मुद्रा राक्षस बुक लिखा गया है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी आशय है कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। कौन मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त के द्वारा उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न के बारे में बताया गया है। उसके बाद कहता है कि घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका अन्य नाम जो था, जो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया। जो बाद में उसके बाद जब घनानंद को हराकर जो मौर्य साम्राज्य का नींव डाला गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो उन्होंने अपने साम्राज्य में चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया, ये ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। जिसका संबंध राजनीति से है, ये ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है जो किससे है? राजनीति से है। उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये देखिए 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ये अगर आप एक सही एग्जाम लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था, क्योंकि ये सब एक तरह से विवादित है। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार का अपना अपना मत है कि किसी इतिहासकार का कहना है कि इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इतने ईसा पूर्व में हुआ, किसी का इतने ईसा पूर्व में हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे अगर एक लेवल का एग्जाम में कंपटीशन में बैठते हैं तो इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछने से यह मामला कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए इस तरह का को आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरह का नहीं पूछा जाता। हाँ, पूछा जाता है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो किस धर्म के अनुयायी थे, यह पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो किस धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय जो है जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर बिताया। जब चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में थे तो उन्होंने अपनी अंतिम समय के लिए जो है जो कर्नाटक चले गए थे, श्रवणबेलगोला, वहाँ उन्होंने बिताया। उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन? जो सिकंदर महान का क्या कहते हैं सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। उसे जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया। उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर, जब उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने संधि किया, और संधि के में जो है जो अपनी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लोनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। जब हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि किया तो उस संधि में जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो वह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लोनिया से शादी कर ली। उसके बाद युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार उन्होंने 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। जो सिकंदर महान के साथ जो वो जीतते हुए ये सब प्रदेश आ रहे थे, तो सिकंदर महान को तो वो तो चले गए बेबीलोन, और जहाँ उनकी 33 वर्ष की अवस्था मृत्यु भी हो गया तो उनके सेनापति के द्वारा उस पर अधिकार हो गया इस सभी क्षेत्र पर। लेकिन जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने संधि के तौर पर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। और वह जीते हुए जो प्रदेश थे, काबुल, गंधार, हेरात, मकरान, वो सभी साम्राज्य जो क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद कहता है कि मेघास्तनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर जो था उनका एक राजदूत था मेघास्तनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद कहता है मेघास्तनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जो इंडिका, मेघास्तनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया इंडिका। मेघास्तनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने अपने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाते थे। मेघास्तनीज ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि सम्राट सम्राट का जनता के सामने आने पर, जब वो जनता के सामने आते थे, आने के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला जाता था और जश्न बनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, महाराज को, सम्राट को, और उनके अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड होते थे वह सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार हुआ करते थे, उनके बॉडीगार्ड, जिन्हें आजकल बाउंसर बोला जाता है। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे और इन पेड़ पर प्रशिक्षित, मतलब वेल ट्रेंड, प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था, तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। और राजा सामान्यतः जो होता था, जो हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उसके खाना खाने के पहनने के खास नौकर और उसे खाना को चखते थे। मतलब जब उनको खाना खिलाया जाता था तो उससे पहले जो कि खाना में अगर कोई उसे जहर न डाल दे, इससे पहले उसे चखा जाता था, उसे जो खाना खिलाने के लिए उन्हें नियुक्त किया हुआ था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब सम्राट थे तो उनके पास पैसा का क्या कमी था, उनके पास महल का क्या कमी था, तो वे लगातार एक ही रूम में नहीं सोते थे 2 रात। पाटलिपुत्र के बारे में मेघास्तनीज ने बताया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी एक विशाल किला से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार होता था। 570 बुर्ज और 64 द्वार होता था। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बना हुआ था। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था, यानी काठ मतलब लकड़ी का बना हुआ था, जिसे पत्थर की निकासी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेराओं से घिरा हुआ था। यह राजा के बारे में और नगर के बारे में क्या उनकी सुंदरता था, किस तरह से उसका रख रखाव था नगर का, किस तरह से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था था, इन सभी के बारे में मेघास्तनीज ने इंडिका में वर्णन किया हुआ है। उसके बाद कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानास में किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानास में किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये ध्यान रखिएगा, प्लूटार्क के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ था, यानी अन्न जल को त्याग कर देने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक हुआ बिंदुसार। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, और ये है बिंदुसार जो मौर्य साम्राज्य के द्वितीय सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं बिंदुसार के दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे हुआ, जो 298 ईस्वी में, जब 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो वो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, जो शत्रु को विनाश कर दे। इसी कारण बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। उसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का, उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद कहता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वारिससार भी मतलब भद्रसार या वारिससार कहा गया है। स्ट्रैम्बो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत को भेजा था। ये जो स्ट्रेबो जो थे इतिहासकार के अनुसार बताया जाता है कि सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स ध्यान रखिएगा, ये डायमेक्स के बारे में, डायमेक्स नामक राजदूत को भेजा था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ध्यान रखिएगा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे? डायमेक्स को, ये ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीसेन कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीसेन कहा गया। अब ध्यान रखिएगा कि पहला बात है कि जैन ग्रंथ में क्या कहा गया बिंदुसार को? तो शीसेन कहा गया है। वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो कहते हैं बिंदुसार को जो शत्रु विनाशक के कारण उसे अमित्र घात भी कहा गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला जो सिंधु और झेलम के बीच में एक तक्षशिला है, जो यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था कि वहाँ जाइए, वहाँ विद्रोह हो गया, उसे दबाना है। तो सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और उसके बाद राजा अशोक को भेजा। उसके बाद कहता है कि एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस द्वितीय से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मदिरा मतलब एक नशे का सामान होता है, जिसे आजकल अल्कोहल कहते हैं, शराब एक तरह से। तो एथीनियस के अनुसार, इतिहास का एथीनियस के अनुसार उन्होंने बताया कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस द्वितीय से क्या कहते हैं, जो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि बौद्ध विद्वान तारकनाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों का विजेता बताया गया। अब बौद्ध विद्वान जो थे तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक अशोक महान, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा हुआ। बहुत ही प्रतापी राजा अशोक महान हुआ। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का तृतीय सम्राट कौन हुआ?
तो अशोक महान हुआ, ये ध्यान रखिएगा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, यानी जब वो राजगद्दी पर बैठने वाले थे तो उससे पहले जो हुआ अवंती के गवर्नर हुआ करते थे, कौन? राजा अशोक। उसके बाद मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का जो नाम है, जो मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने अपने अभिषेक के अभिषेक मतलब राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष लगातार 261 ईसा पूर्व में वह कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी वो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और वह अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष लगातार जब 261 ईसा पूर्व तक कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद प्लिनी के कथन, इतिहासकार प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉमली द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियम नामक एक राजदूत को भेजा था जो अशोक के दरबार में था, ये भी ध्यान रखिएगा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह पूछा जाता है एग्जामों में कि किसने कभी कहते हैं जो अशोक महान को जो है जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ये ध्यान रखेगा। पहला बात ध्यान रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, उसके पुत्र बिंदुसार वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके पुत्र सम्राट अशोक महान वो कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने तृतीय बौद्ध संगति भी करवाया था पाटलिपुत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया। बराबर की पहाड़ी जो गया में, वर्तमान बिहार के गया में है जो बराबर की पहाड़ी, उसमें जो है जो उसे काट कर जो है जो 4 गुफा का निर्माण करवाया जो आजीवक संप्रदाय के लोग वहाँ रह सके, जिसका नाम कर्ज, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। ये 4 गुफा का जो निर्माण करवाया उनका नाम रखा कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र यानी अशोक के पौत्र मतलब अशोक के पुत्र के बेटा, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को नागा अर्जुन की गुफा प्रदान की। तो दादा ने क्या किया कि उन्होंने बराबर की पहाड़ी को काटकर, अशोक ने बराबर की पहाड़ी काटकर 4 गुफा बनवाया जिसमें आजीवक संप्रदाय के दिया, और अशोक के पौत्र यानी पुत्र के पुत्र ने भी नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों के उल्लेख किया गया है। अशोक के जो 7वें अभिलेख जो हुए स्तंभ लेख में आजीवकों के उल्लेख का वर्णन मिलता है तथा महापात्रों को आजीवकों के हित में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महापात्रों को आजीवकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले वीडियो में आप भी देखे होंगे, पढ़े होंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकली गौसाल ने की थी। अशोक के माता का नाम शुभांद्री था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने
84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा बताया जाता है, उनके लिपियों से ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखिएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। अशोक से पहले जो भी राजा हुए शिलालेख का निर्माण नहीं करवाया था, इससे प्रचलन में नहीं था। राजा जो बोल दिए वही सब कुछ है। लेकिन जब अशोक महान बने तो उन्होंने अपने राजपाट को चलाने के लिए एक शिलालेख पर वो सारा चीज़ व्यवस्थित ढंग से उस पर गुदवाया, लिखवाया कि इस तरह से शासन चलेगा। उसके बाद अशोक के अब शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि का प्रयोग, ये 4 लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी 4 लिपि का प्रयोग जगह जगह नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में। जैसे तक्षशिला के क्षेत्र में कुछ और हुआ है, गुजरात के क्षेत्र में कुछ और हुआ है, उत्तर भारत के क्षेत्र में कुछ और हुआ है, कोई और लिपि का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। जो ग्रीक और जो अरमाइक जो का लिपि है उसमें द्वारा लिखा गया अभिलेख जो है, जो अफगानिस्तान से मिलता है, जहाँ पर तक्षशिला हुआ करता था। खरोष्टी लिपि का उल्लेख जो है, जो उत्तर एवं पश्चिम पाकिस्तान से मिलता है। तो खरोष्टी लिपि का जो उल्लेख जो है, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलता है। और शेष भारत में जो बाकी जो शेष भारत जहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था शेष भारत में, तो उसमें जो है जो वह ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग होता था। वहाँ के अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि से बना हुआ था, अभिलेख पर लिखा हुआ था। उसके बाद कहता है कि खरोष्टी लिपि जो है, जो वह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि। उसके बाद कहता है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। अब अशोक के जो अभिलेख थे जो उसे 3 भागों में बांटा गया। वह था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। उसके बाद कहता है कि अशोक के शिलालेख की खोज जो है, जो 1750 ईस्वी में पाद्रे टी फैटलर ने किया था। और इसकी संख्या कितनी है? तो 14 है। शिलालेख की संख्या कितनी है? तो 14 शिलालेख है, जिसकी खोज किसने 1750 ईस्वी में किसने किया था? तो पाद्रे टी फैथेलर ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, फैथेलर। उसके बाद अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। सबसे पहली बात है कि 1750 में इस तरह का अभिलेख मिला ही, 14 अभिलेख मिला। होने के लिए तो और भी अभिलेख हो सकता है, लेकिन जो मिला उसी को पढ़ना है। तो उन्होंने बताया कि पाद्री टी फैथेलर साहब ने बताया कि अशोक उनका एक 14 अभिलेख है। और धीरे धीरे कुछ सालों बीतने के बाद जब 1837 में उन्होंने क्या कहते हैं, जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है, जो इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ। इससे पहले नहीं पढ़ा गया हुआ, 1837 के पहले। उसके बाद कहता है कि इन 14 अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। तो 14 अभिलेखों में सबसे पहला अभिलेख हम लोग देख लेते हैं। पहला अभिलेख क्या कहता है कि इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। उन्होंने, सम्राट अशोक ने पहला अभिलेख में बताया कि पशु की बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख में उसने बताया कि अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। दूसरा अभिलेख में उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य बीमार पड़ता है तो मनुष्य के लिए भी कहते हैं इलाज का व्यवस्था, चिकित्सा का व्यवस्था। अगर पशु भी बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए व्यवस्था किया गया है। उसके बाद कहता है तीसरा अभिलेख कहता है कि तीसरा अभिलेख कहता है कि इसने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि
के आदेश दिया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और जाएं। मतलब वहाँ के राजकीय अधिकारी जो थे उन्हें आदेश दिया था कि हर 5 वर्ष के उपरांत आप दौरा पर जाएं। और इस अभिलेख में कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख मिलता है तीसरे अभिलेख में। चौथा अभिलेख में कहता है कि चौथे अभिलेख में जो है जो भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किया। यह भेरी घोष से धम घोष की नीति किसके प्रभाव में आया? तो यह सब बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है अशोक पर कि भेरी घोष की नीति से यानी अहिंसा की नीति से जो है जो हिंसा के नीति पर हिंसा के नीति से अहिंसा के नीति की ओर आना जो यह बताता प्रतीत होता है कि अशोक महान का जो है जो बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। इसी कारण उन्होंने हिंसा को मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया। यह चौथा स्तंभ में शिलालेख में मिलता है। उसके बाद 5वां शिलालेख में यह बताया गया कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महापात्रों के नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद छठा अभिलेख में कहता है कि छठा अभिलेख में कि इसमें आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी जाता कि आप अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिक्षा दिया जाता है कि आप अपना नियंत्रण नहीं खोइए, अपना आपा न खो जाए इंसान। इसके लिए जो है जो इंसानों को इसकी शिक्षा दी जाती है आत्मनियंत्रण के लिए। उसके बाद छठा और 7वां अभिलेख क्या कहता है? तो इसमें अशोक ने तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां अभिलेख में मिलता है। उसके बाद 10वां अभिलेख में 9वां अभिलेख में इन्होंने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। उसका 10वां उल्लेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। 10वां अभिलेख में ऐसे में पता चला कि राजा और राजपाट को चलाने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं वह हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे कि न कि वह राज्य को बढ़ाने के हित के बारे में सोचेंगे। इसके लिए जनता अगर मर रहा है तो मरने दे, ऐसा नहीं। पहले जनता के बारे में सोचना, उसके बाद जो भी प्रशासनिक व्यवस्था जो भी बनेगा वह जनता के हित में ध्यान रख कर ही प्रशासनिक व्यवस्था बनेगा। ऐसा उन्होंने 10वां उल्लेख शिलालेख में मिलता है। उसके बाद 11वां शिलालेख क्या कहता है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। इसमें धम्म के बारे में व्याख्या की गई है। उसके 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। इसमें स्त्री महापात्र की नियुक्ति, जेंट्स महापात्र के साथ साथ स्त्री महापात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात करता है। उसका 13वां शिलालेख में कहता है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग के साथ जो 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है, जिसमें कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग के युद्ध के बाद उनके हृदय का परिवर्तन हुआ था और परिवर्तन की बात का इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14वां अभिलेख। तो 14वां अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने मतलब अनुरोध किया था कि जनता से कि आप धार्मिक जीवन बिताएं। इस तरह से हम लोग 14 अभिलेखों को देख लिए। उसके बाद कहता है कि अब हम लोग देखेंगे स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों की संख्या टोटल कितनी थी? 7। जहाँ शिलालेख की संख्या 14 था, वहीं स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है और इन 6 पर ब्राह्मणी लिपि से लिखा गया। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। यह जो प्रयाग स्तंभ लेख था यह सबसे पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के निकट किले में स्थापित करवाया। उसके बाद दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली के टपोरा में लाया गया। अब यह कहाँ से लाया गया इस बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसे फिरोज शाह तुगलक ने
ने कभी कहते हैं दिल्ली के टपोरा में लाया था। उसके बाद है दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ जो स्तंभ लेख यह मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया, मेरठ से दिल्ली लाया गया। उसके बाद है एक है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने किया था। कार्लायल ने रामपुरवा, यह बिहार के एक जिला है, पश्चिम चंपारण वहाँ है, जिसे 1872 ईस्वी में की। उसके बाद लौरिया अरेराज, यह भी चंपारण, बिहार के चंपारण में लौरिया अरेराज है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो इस स्तंभ पर किसका चित्र बना हुआ है? तो मोर का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल 7 अब स्तंभ लेखों में 6 स्तंभ लेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद कहता है कि देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देही, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व दर को घटा देने की घोषणा की गई है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो स्तंभ लेख थे उसमें सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देही स्तंभ लेख है। उस स्तंभ लेख में पढ़ने के बाद यह जानकारी मिलता है कि जब सम्राट अशोक जब कहते हैं ये लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल की धम्म यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर जो था, जो लगान का दर जो था, उसे घटा देने की घोषणा की उसके धम्म यात्रा के उपलक्ष्य में। उसके बाद अशोक के 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का जो अभिलेख है उसमें 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यानी प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा सम्राट के द्वारा कहा गया है कि जो सभी मनुष्य यानी सभी जो प्रजा है जो वह राजा के संतान है, ऐसा उन्होंने प्रथम पृथक अभिलेख में बताया है। उसके बाद अशोक का सार ए कुन्हा यानी कंदहार, सार ए कुन्हा कंदहार। उसके बाद प्रासी यानी पूर्वी प्रांत। उसके बाद पाटलिपुत्र अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषा में मिलता है, ग्रीक एवं अरमेइक भाषा में मिलता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र की काफ़ी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। यानी साम्राज्य में जब मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की जाएगी तो उसके पूर्व उसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था कि अगर ये जो है जो क्या पुरोहित बनने के लायक है कि नहीं है। जो भी उस समय का कैटेगरिया हो कि आप कि मांस मछली मदिरा का सेवन करना या कुछ भी तरह का जो भी उस समय का कैटेगरिया हो, उस तरह के कैटेगरिया का जो है जो देखा जाता था, जांचा परखा जाता था। इस जांच परख की प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। जिस प्रकार अभी प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता है भारतीय लोकतंत्र में, उसी प्रकार सम्राट की सहायता के लिए भी एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। वह सम्राट पर निर्भर करता था कि सम्राट को कभी क्या कहते हैं जो मंत्री परिषद को कितने सदस्य को रखने के बाद जो है जो वह प्रशासन करने में सुविधा महसूस हो रहा है, तो उस हिसाब से उसकी सदस्यों की संख्या मंत्री परिषद की हुआ करती थी, जिसमें 12, 16, 20 हुआ करता था। उसके बाद कहता है
उसके बाद कहता है कि अर्थशास्त्र में शीर्ष पद अधिकारी के रूप में तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में जो सबसे ऊंचे ओहदा पर बैठे हुए अधिकारी के रूप में तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर नाम के जो अधिकारी होते थे वह मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपरी अधिकारी होते थे, शीर्ष पद अधिकारी होते थे, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 होता था। तो तीर्थंकर की संख्या कितना होता था? तो 18 होता था। यह जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के अनुसार चर जो होता था जो वह जासूस को कहा जाता था। चर जो है जो जासूस को कहा जाता था अर्थशास्त्र के अनुसार। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या, जब अशोक सम्राट थे तो उस समय मौर्य सम्राट जो है जो 5 प्रांतों में था। 5 प्रांतों की संख्या 5 थी। अब प्रांतों को ही चक्र कहा जाता था। तो अशोक के मौर्य साम्राज्य में प्रांत नहीं कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य में चक्र कहा जाता था। हम लोगों को समझने के लिए प्रांत बताया जाता, लेकिन वहाँ उस समय प्रांत नहीं हुआ करता था। उस तरह के क्षेत्र को जो है जो जिसे अभी हम लोग उस क्षेत्र को प्रांत कहते हैं, लेकिन उस समय मौर्य साम्राज्य में उस तरह के क्षेत्र को चक्र कहा जाता था। उसके बाद कहता है कि प्रांतों का प्रशासक जो होता था कुमार, प्रांतों का जो प्रशासक होता था वह कुमार होता था या आर्यपुत्र होता था या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो प्रशासक होता था, गवर्नर एक तरह से समझ लीजिए, गवर्नर जो होता था उसे कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे या राष्ट्रिक कहते थे, यही सब कहते थे। उसके प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन जो है जो विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होता था वो ग्राम होता था, उसकी मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ वर्णित है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मंत्री के हेड को जो है जो प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो मंत्री के हेड होते थे उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित जो होते थे वो धर्म और दान विभाग का प्रधान जो होते थे मौर्य साम्राज्य में, उसे पुरोहित कहा जाता था। उसके बाद सैन्य विभाग के प्रधान को जो है जो सेनापति कहा जाता था। उसके बाद जो राजपुत्र होते थे, राजा के पुत्र या कुंवर के पुत्र जो होते थे राजकुमार सब, उन्हें युवराज कहा जाता था। उसके बाद कहता है कि राजकीय द्वार रक्षक जो होते थे उसे दीवारिक कहा जाता था। उसके बाद जो है जो अंतरपुर का अध्यक्ष जो होता था जो अंतर्वैदिक होता था। उसके बाद आय का संग्रहकर्ता, जो टैक्स को जो जुटाते थे, जो संग्रह करता, उसे समाहर्ता कहा जाता था। उसके बाद राजकीय कोष का अध्यक्ष जो होता था उसे जो है जो सन्निधाता कहा जाता था, राजकोषीय अध्यक्ष को। उसके बाद कहते हैं कारागार का अध्यक्ष जो होता था, जो कारागार यानी कहते जेल का जो अध्यक्ष होता था, जो उसे प्रशास्ता कहा जाता था। जेलर साहब को क्या बोला जाता था? प्रशास्ता बोला जाता था। उसके बाद कमिश्नर को जो है दो उसे प्रदेष्ट्री कहा जाता था। कमिश्नर को प्रदेष्ट्री कहा जाता था। उसके बाद पौर जो है जो वह नगर का जो कोतवाल होता था उसे पौर कहा जाता था। उसके बाद जो है जो व्यवहारिक जो था जो वह प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। व्यवहारिक जो है जो प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। नायक जो है जो सेना रक्षा का अध्यक्ष होता था। नगर रक्षा का जो अध्यक्ष होता था, नगर की रक्षा के लिए जिसे अध्यक्ष बनाया जाता था उसे नायक कहा जाता था। उसके बाद कर्मांतिक जो होता था, जो उद्योग एवं कारखाना का जो अध्यक्ष होता था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। उसके बाद मंत्री परिषद को जो है जो अध्यक्ष कहा जाता था। मंत्री परिषद जो हुआ करता था उस समय उसे अध्यक्ष बोला जाता था।
उसके बाद है दंडपाल। तो दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, जो सेना का जो सामान था उसे एक जगह करने वाले को दंडपाल कहा जाता था। उसके बाद 17 नंबर है कि दुर्गपाल, यह दुर्ग को रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। उसके बाद है अंतपाल। अंतपाल जो होता था, जो सीमावर्ती दुर्गों की जो रक्षा करते थे उसे अंतपाल कहा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है, प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई जो होता है, सबसे छोटा होता था गोप। प्रशासक की सबसे छोटा इकाई गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। उसके बाद कहता है मेघास्तनीज। मेघास्तनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। मेघास्तनीज के अनुसार, जिस पर मेघास्तनीज जो इंडिका बुक लिखे, उनको अनुसार उन्होंने बताया कि नगर प्रशासन के सदस्यों की संख्या 30 होता था, जिससे एक मंडल होता था जिसमें 6 समिति विभाजित था। 30 सदस्य होता था जिसे मंडल कहा जाता था, उसमें 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और इस तरह से जो है जो 30 सदस्य का एक मंडल हुआ करता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग उछला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का, बिक्री कर के मूल्य मतलब, बिक्री कर मतलब क्या है, सेल टैक्स। सेल टैक्स जो होता है, जो सेल मतलब बिक्री है, टैक्स मतलब कर, सेल टैक्स के रूप में मूल्य का 10वां भाग। तो मूल्य का 10वां भाग, अगर 10 रुपये का कोई वस्तु है तो मूल्य का 10 रुपये का 10वां भाग क्या हो गया, 1 रुपया। तो 1 रुपया उछला जाता था। इसे बचाने के वाले को मृत्यु दंड दिया जाता। इस तरह से टैक्स चोरी करने वाले को सीधे मृत्यु लोक की सजा का प्रावधान था। मेघास्तनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेघास्तनीज के अनुसार जो है जो नोमाई जो था, जो वह क्या था, तो मार्ग निर्माण अधिकारी था। जो सड़क का निर्माण करते थे उसके अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। यह मेघास्तनीज के अनुसार बताया गया है। उसके बाद कहता है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, मतलब घोड़ा वाला सेना, अश्वरोही सैनिक थे, और 9,000 हाथी और 8,000 रथ। ये सभी जो बताया गया है, ये जस्टिन के अनुसार बताया गया है कि उसकी सेना में, उसकी सेना की विशालता, उसकी प्रमुखता, उसकी जो भी कहें, उसकी मतलब उससे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में क्या क्या व्यवस्था था। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्या कहता है देख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 9 लाख की फौज से सारे भारतीयों को रौंद दिया, सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है या नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में भारत को सेल्यूकस निकोटर की गुलामी से मुक्त किया था। उसके बाद कहता है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लानिनी के अनुसार नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। उसके बाद कहते हैं कि मेघास्तनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय एवं 6 समितियां करती थे। 5 सदस्यीय एवं 6 समितियां करती थी। यह मेघास्तनीज के अनुसार है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो होता था, जो वह महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। जो सैन्य गुप्तचर विभाग था, जो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था।
अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। उसके बाद प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है। ये जो प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, तो प्रथम समिति का उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, विदेश से जो आए लोग हैं तो उसकी देखरेख करना, तृतीय समिति जो था जो वह जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ समिति जो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, पंचम समिति जो था जो निर्मित वस्तु के क्रय का निरीक्षण करना, विक्रय का निरीक्षण करना। उसके बाद षष्टम यानी छठा समिति जो था जो बिक्री कर को वसूलना, सेल टैक्स को वसूलना। ये 6 तरह की समिति जो थी जो उसकी कार्य है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि एक ही स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। और वहीं जब कहे कि एक ही स्थान पर रुक कर गुप्तचर करने वाले को संस्था कहा जाता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीशों को रज्जुक कहा जाता था। तो अशोक के समय में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो रज्जुक कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये ध्यान रखेगा, ये सीता भूमि 1-2 जगह और आएगा। तो कोई गुप्त काल में क्या कहा जाता था, मौर्य काल में क्या कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। तो जब मौर्य काल में सरकारी भूमि आवे तो उसे सीता भूमि कहा जाता है, यानी सीता भूमि को मौर्य काल में सरकारी भूमि कहा जाता है, ऐसे भी याद रखिए। उसके बाद बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता है। अदेव मातृक कहा जाता है, जहाँ बिना वर्षा से अच्छी खेती होती थी। उसके बाद कहता है कि मेघास्तनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ था। ये जो मेघास्तनीज जो थे जो क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग उन्होंने बताया कि दार्शनिक का वर्ग था पहला वर्ग, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। ये 7 तरह का वर्ग भारतीय समाज में था। उसके बाद ये देख लेते सैन्य समिति और उसके कार्य। तो प्रथम समिति का कार्य था जो जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय सेना का था यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति का व्यवस्था था जो सैन्य विभाग के समिति सब है, तृतीय समिति वह पैदल सैनिकों की देखरेख करना, चतुर्थ जो था जो अश्वरोही की सेना की देखरेख करना, पंचम जो गज सेना की देखरेख करना, जो हाथी की सेना थी उसे देखरेख करने के लिए सैन्य समिति ने पंचम नाम की एक सैन्य समिति बना दिया, जो हाथी की सेना की रख रखाव का देखभाल करेंगे और वह अपनी जो भी उसकी समस्या होगी उसे पंचम सेना ही उसका समाधान करेंगे। षष्टम सेना जो रथ सेना थी उसकी देखरेख के लिए जो है रथ सेना सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, रथ सेना को क्या समस्या है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, इस सभी की देखरेख करने के लिए सैन्य समिति जो थी वह छठा समिति जो था जो वह रथ सेना को देखता था। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। तो आगे कहता है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप अजीबा कहलाती थी। रूप अजीबा या रूपा जीवा कहलाती थी, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी। उसके बाद नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा
प्रवर्तक की से सहायता लिया था। उसके बाद कहता है मौर्य शासन, जो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन जो था, जो मौर्य साम्राज्य वह 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य शासन जो है, जो 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक शासन किया। अब भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ हुआ और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में ही कर दिया और उस पर मगध साम्राज्य पर नंद पुष्प शुंग वंश की स्थापना हुआ। मौर्य शुंग वंश की नींव डाली गई, जिसे शुंग वंश को ही ब्राह्मण साम्राज्य कहा गया। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो लूसेंट के जो छठा सीरीज, जो हम छठा पार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग ये शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है जो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े, और उस मगध साम्राज्य में जो है जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और उसके बाद मौर्य वंश तक आज हम लोग पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ब्राह्मण साम्राज्य या शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।